मरुस्थलीकरण एक ऐसी समस्या है जो मिट्टी की उर्वरता को कम करके प्राकृतिक संसाधनों को कमजोर करती है। इससे न केवल बायोडायवर्सिटी बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस घोषित कर दिया। तो आज मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस है और इसी अवसर पर हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आप मरुस्थलीकरण के कारण और इससे निपटने के किस प्रकार के उपाय वैश्विक स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर और भारत के स्तर पर हो रहे हैं, ये सारी चीजें जान सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ष 2026 के दिवस की थीम क्या है, मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण क्या है, साथ ही भारत और राजस्थान में मरुस्थलीकरण की स्थिति क्या है, साथ ही मरुस्थलीकरण से निपटने के वैश्विक, भारत और राजस्थान के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी पक्षों पर हम बात करने वाले हैं। तो हर वर्ष मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है और 17 जून 1994 को ही संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण से निपटने का संयुक्त राष्ट्र समय अभिसमय अपनाया, कन्वेंशन अपनाया 17 जून 1994 को। और 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस घोषित किया गया और इसको इसको नेतृत्व प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो इसी कन्वेंशन को प्रदान कर दी गई है। आप इसकी पृष्ठभूमि में 1992 के रियो डी जेनेरियो में होने वाले जो पृथ्वी सम्मेलन है, वैश्विक पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसको भी देख सकते हैं जो कि ब्राजील में हुआ था। और यहीं से आप जानते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने की एक वैश्विक मुहिम शुरू हुई। पर्यावरणीय संकट को सुलझाने की एक वैश्विक मुहिम 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ही हुई थी। तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाने की घोषणा इसलिए की गई ताकि मरुस्थलीकरण के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, भूमि क्षरण के बारे में और साथ ही सूखे के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके, अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इसके कारण क्या है, किस प्रकार के इसके प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम एक अवेयरनेस बढ़ा सके। तो 1994 में ये निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लिया गया और 1995 से हर वर्ष हम मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मना रहे हैं। वर्ष 2026 का जो विश्व दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रेस्टोर, यानी चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। ये चारागाह भूमि के पारिस्थितिकी महत्व को भी प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि हमें चारागाह भूमि को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इस ओर ये इंगित करता है, यही इसका महत्व भी है। मरुस्थलीकरण के कारणों की अगर हम बात करें तो इसे दो कारणों में विभाजित किया जा सकता है, मानव निर्मित कारण और प्राकृतिक कारण। जब हम मानव निर्मित कारणों की बात करते हैं तो फिर इसके कई मानव निर्मित कारणों में कई चीजें आ जाती हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर भी बहुत बड़े स्तर पर हम पशुपालन करते हैं और पशुपालन में हम चराई का काम भी करवाते हैं चरागाह भूमि पर। इससे अगर हम बहुत ज्यादा चराई करवाते हैं, चराई के लिए चरागाह भूमि का इस्तेमाल करते हैं तो वो भूमि अपर्दित भी होती है, उसकी उपयोगिता कमजोर हो जाती है, उसकी उत्पादकता कमजोर हो जाती है और इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन वस्तुतः मरुस्थलीकरण की प्रारंभिक शुरुआत है। तो अति चराई एक प्रमुख कारण माना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2015 के बीच भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए। इसी प्रकार से वनों की कटाई भी मरुस्थलीकरण का एक कारण है। वनों की कटाई वस्तुतः आप जानते हैं 1991 के भारत के जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है उसके बाद वनों की कटाई बहुत तीव्रता के साथ हुई है। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इस नीति के कारण भारत में बहुत बड़े स्तर पर वनों की कटाई हुई है। वन क्या है? कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करते हैं, यानी वायुमंडल में उपस्थित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख लेते हैं। अगर वनों की बहुत ज्यादा कटाई होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन कम करेंगे तो इसका मतलब है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बढ़ेगी, जो कि वैश्विक तापन का कारण है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत बड़े स्तर पर क्या करती है? पृथ्वी से विकिरित
जो ऊष्मा है उसको संग्रहित कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये वैश्विक तापन के सबसे बड़े कारणों में शामिल है और वैश्विक तापन ही वस्तुतः जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि है। तो इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या भी गहराती है। तो वनों की कटाई न केवल वन भूमि के क्षरण से मरुस्थलीकरण बढ़ता है, बल्कि जब ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है, जो कि वैश्विक तापमान, आर्द्रता और वर्षा के पैटर्न में बदलाव न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि स्थानिक स्तर पर बहुत ज्यादा कर रहा है, जो अपने आप में मरुस्थलीकरण का कारण है। तो उस तरह की चीजों को भी ये बढ़ावा दे देती है। साथ ही भारत में कई स्थानों पर इस तरह की खेती की पद्धति है जिसको हम कहते हैं काटो और जलाओ पद्धति। यानी कोई समुदाय किसी स्थान पर गया, उन्होंने वहां पर उपस्थित वनस्पति को जलाया, फिर उस स्थान की मिट्टी की उर्वरता बढ़ी और मिट्टी की उर्वरता बढ़ने से कई वर्षों तक वहां पर खेती की। फिर उस भूमि जब उसकी उर्वरता कम हो गई तो कई वर्षों के बाद उसको छोड़ करके चले गए। इसी बीच अगर बरसात हो गई तो मिट्टी का बहुत बड़े स्तर पर अपरदन होता है, डिग्रेडेशन होता है, जो मरुस्थलीकरण का प्रारंभिक चरण है। तो खेती की पद्धति को भी शुरुआत में खेती की पद्धति इस तरह की पद्धति को भी हम मरुस्थलीकरण का एक कारण मानते हैं। साथ ही हरित क्रांति के बाद 1960 के दशक के बाद भारत में बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ है, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ है। उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल से, बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की जो खनिज संरचना है वो भी असंतुलित हुई है, जो मरुस्थलीकरण के कारणों में माना जाता है। अगर प्राकृतिक कारणों की बात करें तो बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो सूखे के रूप में हो, बाढ़ के रूप में हो, भूस्खलन के रूप में हो। उन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। विशेष रूप से जो हवा और जल के कारण होने वाला मिट्टी का अपरदन है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में जल अपरदन मरुस्थलीकरण के सबसे प्रमुख कारणों में माना जाता है और जो राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा एक बहुत बड़ा कारण है मिट्टी के अपरदन का, जो कि मरुस्थलीकरण की प्रारंभिक शुरुआत है। तो ये प्राकृतिक कारणों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमने इसके कारण जान लिया। भारत और राजस्थान में मरुस्थलीकरण की स्थिति क्या है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत की 30% के आसपास भूमि को आप कह सकते हैं कि वो डिग्रेडेड है, यानी वो क्षरित है किसी न किसी रूप में। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण का स्तर सबसे अधिक है। राजस्थान के अलावा भारत का जो गुजरात राज्य है और महाराष्ट्र राज्य है, वहां पर आप कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण की स्थिति सबसे ज्यादा विकट है। और भारत में, जैसा अभी आपको बताया था, जल अपर्दन इसका प्रमुख कारण है। कृषि उत्पादकता में कमी से ये गहराई से जुड़ा हुआ है। जल के कारण होने वाला जो अपरदन है, उसके कारण कृषि उत्पादकता कम हो जाती है, घट जाती है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 67% हिस्सा जो है वो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से कहीं ना कहीं प्रभावित है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखें तो वे आंकड़े इस तरह से हैं कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। भूमि क्षरण राज्य के लगभग 67% हिस्से में हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन। और इसके कारण क्या है? वायु अपर्दन, जल अपर्दन, वनस्पति का क्षरण और लवणीकरण भी इसका कारण है। जैसे वायु अपर्दन के कारण कितना भूमि क्षरण है राजस्थान में? 44.42%। जल अपर्दन कितना प्रतिशत हिस्से के कारण के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? 11.22% पानी के बहाव से जो मिट्टी का कटाव होता है। वनस्पति का क्षरण 6.25% है और लवणीकरण के कारण जो मरुस्थलीकरण है या मिट्टी का डिग्रेडेशन है, भूमि क्षरण है, वो 1.07% से 1.70% है। तो ये भारत और राजस्थान में मरुस्थलीकरण की स्थिति है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित जिले कौन से हैं? थार रेगिस्तान का एरिया आप जानते हैं, उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, आपका श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इस तरह के जिले आ जाते हैं। अब तो फलोदी, जो कि अब एक नया जिला है, उसका क्षेत्र भी आ जाएगा। जोधपुर, चूरू का इलाका भी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य कारण क्या है यहाँ पर? कम वर्षा। आप जानते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां तो बहुत ज्यादा कम वर्षा होती है, 100 मिलीमीटर से लेकर के 500 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा कम वर्षा ये है। यानी 10 सेंटीमीटर से लेकर के केवल 50 सेंटीमीटर तक ही वहां पर वर्षा होती है। तेज हवाएं भी चलती हैं और वहां की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? वो है बहुत शुष्क, यानी गर्म और शुष्क हवाओं के कारण मिट्टी की नमी कम हो जाती है, मिट्टी उड़ जाती है। मानवीय गतिविधियां जैसे अत्यधिक चराई, पेड़ों की कटाई भी भूमि की ऊपरी परत को कमजोर कर देती हैं। ये भी आप कह सकते हैं राजस्थान में
मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत पहले से चलाई जा रही हैं। जैसे एक है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1994 में हुई थी। कमांड एरिया क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई बांध बनाया और इस बांध के माध्यम से हम कई नहरें बनाएंगे, क्योंकि बांध बना लिया, नहरों के माध्यम से ही तो हम खेतों तक सिंचाई जल की आपूर्ति करेंगे। तो जितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है वो पूरा कमांड एरिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि सिंचाई को प्रभावी बनाने के लिए कमांड एरिया का डेवलपमेंट करना है, ताकि जल की हानि कम से कम हो और अधिक से अधिक भूमि तक हम सिंचित सिंचाई पहुंचा सके। क्योंकि अधिक से अधिक भूमि तक अगर हमने सिंचाई पहुंचा दी तो वो क्या करेगा, वो स्वाभाविक रूप से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। क्यों? क्योंकि उससे हम भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में कामयाब होंगे। तो सिंचाई सुधार और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना, और जल संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। 1974 में ये योजना शुरू हुई थी। एक प्रयास भारत सरकार का है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। 1989-90 से इसकी शुरुआत हुई थी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1995 में शुरू हुआ था, इसके माध्यम से भी हम सूखे के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उनके पुनर्जीवन पर काम करते हैं, उनको फिर से बहाल करने पर काम करते हैं। जो हमारे गर्म मरुस्थल के क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान हुआ, जैसे गुजरात हुआ, जैसे हरियाणा हुआ, और साथ ही जो ठंडे मरुस्थल के एरिया हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू का ठंडे मरुस्थल में अब लद्दाख का एरिया आ जाएगा, लद्दाख कर लीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पर भी इस योजना को, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम लागू करते हैं। साथ ही भारत के एक प्रयास में आप ये भी देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में अपनाया गया। भारत ने तभी इसको अपना लिया। भारत इसका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर करता है और 1996 में भारत ने इसकी पुष्टि भी कर दी जब से ये लागू हुआ। साथ ही एक परियोजना भारत की है नदी घाटी परियोजना, और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण। 2000 में हमने इसको शुरू किया था, ताकि जो क्षारीय मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में हम सुधार कर सके और फसल उत्पादकता को बढ़ा सके। ये जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 से हुई थी, और ये वन भूमि का जो निम्नीकृत डिग्रेडेड वन भूमि है उसका वनीकरण करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2001 में तैयार किया गया। चारा विकास योजना 2010 में की गई, ताकि घास भूमि सुधार किया जा सके, घास भूमियों का, डिग्रेडेड घास भूमियों का सुधार किया जा सके। इसी तरह से भारत ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन की शुरुआत की, वर्ष 2014 में इसको अपनाया, और ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जो कि डेजर्टिफिकेशन, जो कि भूमि के क्षरण, जो कि सूखे जैसी समस्याओं का सामना करने के अंतर्गत एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण को रोकने के किस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं? तो एक नाम आपने सुना होगा, बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज क्या है? ये वस्तुतः पहले ये तय किया गया कि हम वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पर वनस्पति उगाने का प्रयास करेंगे। फिर इस लक्ष्य को बढ़ाया गया और यह तय किया गया कि वर्ष 2030 तक हम 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर, जो गैर वनीकृत है, जहां पर वन नहीं है, उन पर वनस्पति उगाने का लक्ष्य रखेंगे, और इस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी है, उसका गोल नंबर 15 है, जो पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा हुआ है, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, वो घोषित करता है कि हम सस्टेनेबल उपभोग को बढ़ावा देंगे, टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देंगे, उत्पादन के और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के माध्यम से पृथ्वी को डिग्रेडेशन यानी क्षरण से बचाने का प्रयास करेंगे, ये कहा गया है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में तो अभी आप जान ही चुके, ये भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास है कि हमने एक कन्वेंशन इसके लिए अपनाया है। राजस्थान के स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे जो योजनाएं भारत के स्तर पर लागू की जा रही हैं, उनकी कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में भी उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। एक तो प्रयास यही मान लीजिए आप, जैसे
मरु विकास कार्यक्रम, जिसे 1977-78 में केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और इसका उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण को रोका जाए और शुष्क क्षेत्रों में जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बहाल किया जाए। इसी प्रकार से वर्ष 2023 में एक महत्वपूर्ण योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपनाई गई अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि अफ्रीका का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से प्रभावित है। इसके अंतर्गत जो अरावली है, अरावली का 2/3 हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, आप ये जानते हैं। तो अरावली के आसपास हम 1400 किलोमीटर लंबी और अरावली के आसपास 1400 किलोमीटर लंबी और इसके आसपास 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन पट्टी का निर्माण करेंगे, ताकि जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो पूर्व के क्षेत्रों की ओर न हो सके। इस बात को हमें सुनिश्चित करना है इस योजना के माध्यम से। और क्या प्रयास हैं? जैसे राजस्थान राज्य वन नीति। राजस्थान राज्य वन नीति, आपने देखा होगा कि भारत में जो वनों से संबंधित लेटेस्ट डाटा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, वो आपने देखी होगी। और साथ ही राजस्थान ने एक राज्य वन नीति लागू की है। राज्य वन नीति वर्ष 2023 में मंजूर की है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान में वनावरण की क्या स्थिति है, फॉरेस्ट कवर की क्या स्थिति है। तो 2023 की इस नीति के माध्यम से राजस्थान ने तय किया कि अगले 20 वर्षों में जो फॉरेस्ट कवर है उसको 20% बढ़ाना है। इससे पहले जो राज्य की वन नीति है वो वर्ष 2010 में आई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आप देखिए 20% बढ़ाया जाएगा फॉरेस्ट कवर को आने वाले 20 वर्षों में। इसी प्रकार से कृषि वानिकी और बायोचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं, जैसे कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि आपने अपनी कृषि भूमि पर फसल तो आप उगा ही रहे हैं, उसकी मेड़ों पर, यानी जहां पर उसकी एक खेत से दूसरे खेत की जो सीमा लगी हुई है, उसकी मेड़ों पर आपने जो ऐसे पेड़ भी लगाने शुरू कर दिए जो कुछ समय के बाद बड़े हो जाएंगे और आप उनकी कटाई करवा करके क्या कर सकते हैं, आप अतिरिक्त आय हासिल कर सकते हैं। और इससे फॉरेस्ट कवर भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रीनरी भी बढ़ती है, क्योंकि आप जब कटवा देंगे तो फिर आप उसी तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी किसानों की आय भी बढ़ती है और आप कह सकते हैं कि एक हरित पट्टी का विकास भी होता है खेतों में। तो कृषि वानिकों को राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के बाद से राज्य स्तर पर लगातार बढ़ावा मिला है। साथ ही शुष्क भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बायोचार का उपयोग और अनुसंधान मुख्यतः 2020 के बाद कृषि योजनाओं का हिस्सा बना है। बायोचार किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? बायोचार वस्तुतः है क्या, यह आपको पता होना चाहिए। बायोचार एक बहुत ही महीन दानेदार कार्बन युक्त चारकोल है। कार्बन युक्त चारकोल या कोयला भी आप कह सकते हैं, चारकोल है। इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? जो कृषि भूमि का अपशिष्ट होता है, कृषि उपज का अपशिष्ट होता है, जो लकड़ी का आप कह सकते हैं कि टुकड़े हैं, लकड़ी का अपशिष्ट है, या आपका जो अलग पेड़ पौधों के अपशिष्ट हैं, आप क्या करते हैं, इन अपशिष्टों को इकट्ठा करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत तीव्र तापमान पर 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की बेहद सीमित उपस्थिति में गर्म करते हैं। इससे क्या है, ये एक महीन दानेदार कार्बन युक्त चारकोल में परिवर्तित हो जाता है और ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में, जैसे मिट्टी के अवशोषण को, मिट्टी में नमी को बनाए रखने में, उसमें पानी को बनाए रखने में, उसके पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है। साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों को भी रोकने में कामयाब होता है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, और इससे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, तो इस पर भी राजस्थान में लगातार काम चल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास थे जो राजस्थान के स्तर पर हो रहे हैं। अब इस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण से प्रभावित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? 30%, 50%, 67%, 80% या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।